जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में एक बार हम फिर से नई शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे यूपी पुलिस। क्या देखेंगे साथी? हम देखेंगे यूपी पुलिस, यूपी पेट और यूपी लेखपाल जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हम जीएस जीके का दमदार सेशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? जीएस जीके का एक दमदार सेशन, जिसमें सारे के सारे यूपी पुलिस और यूपी पेट तथा यूपी लेखपाल की परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, प्रतिदिन शाम 8 बजे हमसे ज़रूर जुड़ना है और देखते रहना है जीएस हब बाई डीएस सर, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है, ताकि जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस और यूपी पेट तथा यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन शानदार होने वाला है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। साथी, आपको हताश होकर के नहीं बैठना है, आपको वो बेहतरीन खिलाड़ी बनना है ज़िंदगी का, जो आपके प्रत्येक दर्द में आपको हौसले नहीं हारना है, ठीक है। आपको ऐसा खिलाड़ी बनना है जो आपको कोई भी कैसा भी समय क्यों ना हो, आपको अपना हौसला नहीं हारना है, आपको हताश होकर नहीं बिखरना है, ठीक है। आप निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और जब संघर्ष करेंगे तो आपके अंदर एक निखार आएगा, आपके अंदर जुनून, पागलपन, नौकरी के लिए माता पिता के सपने को पूरा करने का जो दृढ़ संकल्प लिया था हमने, वो भी पूरा करेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है, तो आपको हताश होकर नहीं बिखरना है, और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप संघर्ष जरूर करेंगे और आपकी नौकरी जरूर लगेगी, ठीक है। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सुप्रसिद्ध खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे खानवा के युद्ध के बारे में। अगर बात करेंगे साथी खानवा के युद्ध के बारे में, तो 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा नामक गांव में बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य हुआ था। अगर बात करें खानवा के युद्ध के बारे में, तो ये आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर है एक गाँव, जिसका नाम है खानवा। और वहाँ पर बाबर की सेना, किसकी सेना? बाबर की सेना, और साथ ही में मेवाड़ के राजा जो थे राणा सांगा। कौन थे? राणा सांगा। याद रखेंगे, राणा सांगा, इन दोनों के मध्य क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। इसमें क्या होता है कि जब ये युद्ध होता है तो बाबर की सेना इसमें जीत जाती है। उसका जो कारण था, बाबर की जो सेना थी वो सुबह तड़के युद्ध करने चली गई थी, जिस कारण राणा सांगा की सेना तैयार नहीं थी और इससे ये युद्ध हार जाते हैं। और याद रखेंगे, राणा सांगा एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास एक हाथ नहीं था और उसके साथ एक आंख भी नहीं थी। क्या नहीं थी? एक आंख भी नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात करेंगे कुछ अन्य युद्धों के बारे में जो बाबर से पूछे जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले बनता है पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त चंदेरी का युद्ध जो 1528 में हुआ था, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगला युद्ध चलता है 1529 में, जिसे घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। अगर बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन कौन था, तो याद रखेंगे इब्राहिम लोदी तथा बाबर आजम। कौन था? बाबर आजम नहीं था, ये पाकिस्तान खिलाड़ी है। बाबर, याद रखेंगे, जो बाबर था बाबर। इसके अतिरिक्त कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसमें कौन हार जाता है? इसमें इब्राहिम हार जाता है, ठीक है। इसमें कौन? बाबर जीतता है। इसके अतिरिक्त चंदेरी की बात की जाए तो इसमें एक बार फिर से बाबर की सेना होती है और इसके सामने अब की बार होता है मेदिनी राय। क्या कौन होता है? याद रखेंगे, ये मालवा का शासक था मेदिनी राय। ये इसके बाद अगला युद्ध लड़ा जाता है घाघरा का युद्ध लड़ा जाता है 1529 में, जिसमें भी बाबर की सेना एक तरफ होती है तथा दूसरी तरफ सेना होती है महमूद लोदी की। किसकी? याद रखेंगे, महमूद लोदी की, जो कि अफगानिस्तान शासक था, ठीक है। महमूद लोदी जो कि अफगानी शासक था, इसने जो 1526 का प्रथम युद्ध था इब्राहिम लोदी के हारने के बदला लेने के लिए आया था, लेकिन बाबर ने इसको भी पराजित कर दिया। इसके बाद अगले ही वर्ष 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। तो हमने देखा सुप्रसिद्ध खानवा का युद्ध जो 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। इसके अतिरिक्त पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 2000 साल पहले कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी। क्वेश्चन पूछा है कि 2000 साल पहले कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में।
कुषाण वंश की अगर बात की जाए साथी, इसकी स्थापना की थी कुजुल कंडफिसस ने। किसने? याद रखेंगे, कुजुल कंडफिसस ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी पहली जो राजधानी थी, जिसने जो कुजुल कंडफिसस के द्वारा बनाई गई राजधानी थी, वो पेशावर थी, जिसे उस समय पुरुषपुर के नाम से जानते थे। ठीक है, याद रखेंगे, पेशावर जो आधुनिक रूप से पाकिस्तान में पड़ता है, इसे पहले पुरुषपुर नाम से जानते थे। और कुजुल कंडफिसस के द्वारा, जो कुषाण वंश का संस्थापक था, राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त दूसरी राजधानी बनाई जाती है मथुरा। ठीक है, मथुरा राजधानी बनाई किसने थी? तो याद रखेंगे, कनिष्क के द्वारा बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा अपनी दूसरी राजधानी मथुरा बनाई जाती है, इसको याद रखेंगे। और कनिष्क के ही समय कुषाण वंश में चौथी बौद्ध संगीति होती है। क्या होती है? फोर्थ जो आपकी बौद्ध संगीति थी, ये होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और फोर्थ बौद्ध संगीति में क्या याद रखना है आपको याद रखना है, फोर्थ जो बौद्ध संगीति थी, ये आपकी कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके अतिरिक्त यहीं पर जो आपका बौद्ध धर्म है, ये दो भागों में बट गया था, एक आपका हीनयान तथा दूसरा महायान। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हौज ए सुल्तानी जलाशय का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए हौज ए सुल्तानी जलाशय के बारे में, तो इसके निर्माण का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, किस नाम क्या था? हौज ए सुल्तानी जलाशय। ठीक है, इस नाम से जो जलाशयों का निर्माण कराया करता था, वो इल्तुतमिश कराया करता था। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था साथी, वो क्या था? पानी को एक जगह एकत्रित करना, और उसके अतिरिक्त जो किसान लोग हैं वो खेती कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये पानी यहीं से नहरों के माध्यम से भिजवाता था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो हौज ए सुल्तानी, इल्तुतमिश के बारे में एक बात याद रखेंगे, इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जो गुलाम वंश था, जिसे हम मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, इसका वास्तविक जो संस्थापक है वो इल्तुतमिश है। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने क्या किया था? तो चालीसा दल का गठन किया था। ठीक है, क्या याद रखेंगे? चालीसा दल का जो गठन है, अगर बात की जाए चालीसा दल के गठन की, तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इसमें मुख्य 9 सरदार होते थे, जबकि कुल सरदारों की संख्या 40 होती थी। इसको भी याद रखेंगे, इसीलिए इसे चालीसा दल कहते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात की जाए इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश ने आपके टका और जीतल चलाए थे। क्या चलाए थे? टका और जीतल। ठीक है, याद रखेंगे, टका जो कि कांसे का सिक्का था, जबकि जीतल चांदी का सिक्का था। और जीतल का जो वजन था वो 175 ग्रेन था। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है जीतल का वजन क्या था? 175 ग्रेन। ठीक है, याद रखेंगे। तो इल्तुतमिश के बारे में जो क्वेश्चन याद रखना है आपको, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, 40 दल का गठन, 9 सरदार और 40 सरदारों का समूह था। ठीक है, जिसमें 9 प्रमुख थे, टका और जीतल नामक सिक्के चलाए, जिसमें जीतल चांदी का सिक्का था जो 175 ग्रेन का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश की ही पुत्री थी रजिया सुल्तान, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल का उदाहरण है? अगर बात करेंगे खरीफ की फसलों के बारे में, तो खरीफ की जो फसलें होती हैं ये बरसात के समय बोई जाती हैं। किसके समय? बरसात के समय। ठीक है, याद रखेंगे, जो बरसात वर्तमान का समय चल रहा है, ये खरीफ की फसल का ही समय चल रहा है। ठीक है, और इसकी अगर बात की जाए तो प्रमुख फसलों में चावल, मक्का, इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा? बाजरा हो जाएगा, रागी हो जाएगी, चारा हो जाएगा। ठीक है, सोयाबीन हो जाएगी, मूंगफली हो जाएगी, इसके अतिरिक्त कपास हो जाएगी। ये सारी की सारी जो फसलें हैं साथी, ये खरीफ की फसलें हैं। इसके अतिरिक्त जब हम किसान की दृष्टि से देखते हैं तो फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिनमें से हमने देखा अभी खरीफ की फसल जो वर्तमान में बोई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो इस फसल के कटने के बाद जो फसल बोई जाएगी वो रबी की फसल होगी। ठीक है, रबी की फसल होगी, जिसमें आपका चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा। ठीक है, गेहूँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात करते हैं जायद की फसल के बारे में। किसके बारे में? जायद की फसल। अगर बात करें सर जायद की फसल क्या होती है, तो जायद की फसल में कुल मिलाकर के आपका ककड़ी हो जाएगा, होता है। क्या होता है? ककड़ी होता है। इसके अलावा क्या होता है? खरबूजा होता है। ठीक है, जायद की फसल में खरबूजा होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? आपका तरबूज होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको तरबूज होता है। ठीक है, और इसी में जो सलाद आते हैं, खीरा वगैरह, ये सारे के सारे सिस्टम आपके जो आपकी जायद की फसल होती है जो गर्मियों में बोई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार कौन से अधिनियम से दिया गया? बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। किसके बारे में? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। इसमें क्या हुआ? इसमें कहा गया भारत सरकार के द्वारा संशोधन करते हुए जो प्रॉपर्टी होगी, जो पिता की प्रॉपर्टी होगी, वो बेटियों को भी बराबर बेटों के हिस्सा मिलेगा। ठीक है, बेटियों की प्रॉपर्टी के मामले में बराबर हिस्से के हकदार होंगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो कौन सा अधिनियम था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, जिसके तहत हमारी बहनों को भाइयों के बराबर ही क्या मिलेगी? पिता की जो संपत्ति है उसमें बराबर हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस अधिनियम का नाम क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? अगर बात करेंगे साथी मर्डेका कप के बारे में, तो मर्डेका कप है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। कितनी? 11। फुटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं वो 11 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों से। ठीक है, 11-11।
इसके अतिरिक्त बात की जाए मर्डेका कप की तो फुटबॉल से संबंधित है, और फुटबॉल से अन्य संबंधित जो कप हैं उनमें से आपका सबसे प्राचीन जो एशिया का सबसे प्राचीन है डूरंड कप याद रखना है। इसके अतिरिक्त संतोष ट्रॉफी याद रखना है। इसके अतिरिक्त आपको यूरो कप याद रखना है और सुब्रतो कप याद रखना है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका अगर फुटबॉल से पूछा जाएगा तो फंस जाएगा, ठीक है। तो डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, सुब्रतो कप, ये सारे के सारे, इसी के साथ साथ मर्डेका कप, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे। और हॉकी में आपको एक याद रखना है, किसमें यदि हॉकी की बात पूछ ले कौन सा कप पूछता है आपसे, तो इसमें पूछता है अजनाल शाह कप। क्या पूछता है? अजनाल शाह कप पूछ लेगा। किससे संबंधित है? तो याद रखना है अजनाल शाह कप आपका हॉकी से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है एग्जामिनर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है जीडीपी में डी से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन पूछा है कि जो जीडीपी होती है उसमें डी से क्या तात्पर्य होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी का सबसे पहले पूर्ण रूप ही होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ से डी से क्या तात्पर्य हो जाएगा? डोमेस्टिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? जो आपका डोमेस्टिक होगा वो किससे हो जाएगा? डी से हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इसमें जीडीपी जी से हो जाएगा ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक और पी से प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। यदि डोमेस्टिक न दे तो आप याद रखेंगे सकल घरेलू उत्पाद, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त बात की जाए जीडीपी होता क्या है, तो किसी देश में एक साल में पैदा होने वाली सभी सामान और सेवाओं की कुल वैल्यू को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई देश है, मान लीजिए, एक बार फिर से उदाहरण देते हैं घर का। जैसे अपने घर में बहुत सारी चीज़ें आपने बनाई, आपने उनमें से विभिन्न कार्य किए, जो आपका जो वस्तुओं की संख्या होगी और जो कार्य करने की जो संख्या होगी, टोटल वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक साल के अंदर किसी देश में पैदा होने वाली विभिन्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, जैसे कोई भी चीज़ जैसे जिसमें आपका पैसा लग रहा है और उसकी कीमत बन रही, तो इसके अतिरिक्त जो कार्य कर रहे हैं लोग, उनकी भी टोटल जो इनकम होगी, इन सभी को मिलाकर की जो कुल वैल्यू होगी उसे क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसी देश में एक साल में पैदा होने वाली सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू जीडीपी कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। तो बात करेंगे द व्हाइट टाइगर उपन्यास के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो उपन्यास ये है आपका अरविंद अडिगा का। किसका? अरविंद अडिगा का उपन्यास है, जिसे हम व्हाइट टाइगर के नाम से जानते हैं। और इसके प्रकाशन की अगर बात की जाए तो 2008 में इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त अरविंद अडिगा की कुछ अन्य पुस्तकें हैं, जिनमें से आपका सिलेक्शन डे याद रखना है आपको। इसके अतिरिक्त बिटवीन द एसेसिनेशन, ठीक है, क्या याद रखना है? बिटवीन द एसेसिनेशन और सिलेक्शन डे, ये आपकी 3 पुस्तकें याद रखनी है। सबसे पहले आपको व्हाइट टाइगर, सिलेक्शन डे और बिटवीन द एसेसिनेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो अरविंद अडिगा से बन सकती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है जिसमें जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें महान विभाजक वर्ष कहा जाता है और जिसमें जनसंख्या में आपकी नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, ठीक है। तो जो 2011 से, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, 2000 नहीं होगा, 1911 से, याद रखेंगे, 1911 से जो 1921 के बीच का समय था, जो 1911 से 1921 के बीच का समय था, इस समय को क्या कहा जाता है? इस समय को कहा जाता है महान विभाजक वर्ष, ठीक है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस समय क्या हुआ था? जो देश की जनसंख्या थी वो भारत देश की जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुआ था? ये इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गई थी, यानी कि बढ़ने की बजाय घट गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका कारण भी आप याद रख सकते हैं, उस समय हमारे देश में गरीबी थी, अंग्रेज़ों का शासन था। इसके अतिरिक्त जो 1914 से 1918 तक ये विश्व युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, 1914 से 1918 तक जो विश्व युद्ध लड़ा गया था, इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिसमें आपके यहाँ से सैनिक गए, उनकी मृत्यु हो गई, और देश में विभिन्न भुखमरी जैसे सिस्टम बने थे। उस कारण इसको क्या कहा जाता है? आपका महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। अगर बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किस श्रेय जाता है? दंतीदुर्ग प्रथम को। किसे? दंतीदुर्ग प्रथम को। इसके द्वारा 735 ईसा पूर्व में, यानी कि 735 ईसा पूर्व नहीं होगा, ईसवी होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 735 ईसा पूर्व नहीं होगा, यहाँ पर 135 ईसा पूर्व होगा। क्या होगा? 135 बीसी होगा, ठीक है, यहाँ पर 135 बीसी हो जाएगा आपका, मिसटाइपिंग है, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। दंतीदुर्ग के द्वारा 135 बीसी में आपकी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको आप लोग देख लेंगे थोड़ा, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, जो इसका सबसे प्रतापी शासक या कह सकते हैं सबसे चर्चा में रहने वाला शासक। तो राष्ट्रकूट वंश का जो आपका क्षेत्र था वो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था, और इस वंश का शासक था कृष्ण प्रथम। क्या नाम था? याद रखेंगे, कृष्ण प्रथम के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट शासक बन जाता है क्योंकि इसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है। कौन से मंदिर का? कैलाश मंदिर का निर्माण जो एलोरा में कराया गया है, एक ही पहाड़ को काटकर, ठीक है।
राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया है, जो कि एक ही पर्वत को काटकर बनाया गया है। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतेदुर्ग ने 135 बीसी में की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बैसाखी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। अगर बात करेंगे साथी बैसाखी त्यौहार के बारे में, तो जो बैसाखी त्यौहार है आपका ये सिख धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। किसका? सिख धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। इसको प्रतिवर्ष 13 या 14 अप्रैल को पंजाब और हरियाणा में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में आपकी सिख कम्युनिटी ज़्यादा निवास करती है। ठीक है, तो 13 और 14 अप्रैल को पंजाब में या हरियाणा में आपका काफ़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसे हम बैसाखी त्यौहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस समय असम में बिहू यानी कि जो बैसाखी है, इसी समय असम में बिहू मनाया जाता है, और केरल में बिसु मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बिसु मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और केरल का ये जो बिसु है साथी, इसे केरल का नववर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? नववर्ष कहाँ का कहते हैं? तो याद रखना है केरल का। ठीक है, केरल का नववर्ष क्या हो जाएगा? आपका बिसु हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद रखते हैं आप लोग। ठीक है, तो जब बैसाखी मनाया जा रहा होता है 13 और 14 अप्रैल को पंजाब हरियाणा में, उसी समय असम में बिहू और केरल में बिसु नामक त्यौहार मनाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है गोल्डन गर्ल पुस्तक किसकी आत्मकथा है। अगर बात करेंगे गोल्डन गर्ल के बारे में साथ ही, ये पुस्तक की बात की जाए तो आपकी पीटी उषा से संबंधित पुस्तक हो जाएगी। किसकी? पीटी उषा की आत्मकथा है, जिसे लोकेश शर्मा की सहायता से लिखा गया है। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, गोल्डन गर्ल आत्मकथा पीटी उषा की आत्मकथा है, जिसे लोकेश शर्मा की सहायता से लिखा गया है। ठीक है, ये पीटी उषा के जीवन पर आधारित है। पीटी उषा की अगर बात की जाए कौन है, तो इन्हें साथी हम पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानते थे। ठीक है, किस नाम से? पयोली एक्सप्रेस। ठीक है, पयोली एक्सप्रेस पूछ लेगा। ठीक है, कौन है? तो पीटी उषा है। ठीक है, क्यों जानते हैं पयोली एक्सप्रेस से? तो ये केरल राज्य में, कहाँ पर? केरल राज्य में साथी एक पयोली नामक गांव पड़ता है, उसी गांव से संबंधित हैं, और उस गांव की सबसे तेज दौड़ने वाली उस समय की महिला थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़न परी की बात की जाए किसे कहा जाता है, तो भी पीटी उषा को ही कहा जाता है। और पीटी उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसे याद रख लेना आप लोग। करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा हो जाएंगी वर्तमान में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है T20 वर्ल्ड कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश रहा। अगर बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले तो याद रखना है साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 की, इसका उपविजेता देश कौन रहा था? पाकिस्तान रहा था। ठीक है, उपविजेता कौन रहा था? पाकिस्तान रहा था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें ICC T20 वर्ल्ड कप मेंस में विजेता की, तो खिताब किसने जीता था? इसका खिताब जीता था साथी इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। इंग्लैंड के द्वारा इसका खिताब जीता गया था। ठीक है, और इसका उपविजेता देश पाकिस्तान रहा था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। अगर बात करेंगे संसदीय व्यवस्था के बारे में, तो संसदीय व्यवस्था आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ के संविधान से साथी? ब्रिटेन के संविधान से, जिसमें आपका प्रमुख है आपका लोकसभा, इसके अतिरिक्त आपका राज्यसभा। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ से लिए हैं? ये आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। इसके अतिरिक्त PM का पद, किसका? प्रधानमंत्री का पद। इसके अतिरिक्त DM का पद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और आपका एकल नागरिकता, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? एकल नागरिकता, ये भी याद रखेंगे। एकल नागरिकता ये कहाँ से ली गई हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश संविधान से ली हैं। लोकसभा, राज्यसभा, PM, DM, एकल नागरिकता, इस और संसदीय व्यवस्था इसी को कहते हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी आपसे कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है। तो बात करेंगे अनुच्छेद 143 के बारे में। आर्टिकल 143 में कहा गया है कि जो आपका उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्रदान होती है। किसको? यानी कि उच्चतम न्यायालय चाहे तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को क्या दे सकता है? परामर्श दे सकता है। किसी वाद या विवाद के मामले में आपका जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो राष्ट्रपति को क्या देगा? आपका क्या देगा? परामर्श देगा। परंतु याद रखना है, इसमें आपका जो प्रेसिडेंट होगा यानी कि राष्ट्रपति होगा, वो परामर्श को माने अथवा ना माने। ठीक है, याद रखेंगे, माने अथवा ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन परामर्श देगा कौन? तो उच्चतम न्यायालय देगा। ठीक है, जबकि बात करेंगे अनुच्छेद 123 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 123 की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में सत्र में न होने के अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि जैसे कोई राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद में जब सत्र ना हो, क्या ना हो? सत्र ना हो। कोई जैसे संसद में 3 सत्र होते हैं, आपका शीतकालीन सत्र, वर्षा का सत्र, इसके अलावा गर्मियों का सत्र। ठीक है, तो इनमें यदि सत्र नहीं होता तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करेंगे
सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट जो आपका सहायता जो परामर्श देता है वो 143 के बारे में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 124 में है। किसमें? अनुच्छेद 123 में, 124 यानी कि 124 में, ये भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। कैसा न्यायालय? अभिलेख न्यायालय, ये भी याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंखों के लिए उपयोगी है। अगर बात करेंगे साथी कौन सा विटामिन आंखों के लिए उपयोगी होता है, तो इनमें से आपका हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। साथी जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। इसको याद रखना है। यदि आंखों की इस रतौंधी को कमी को दूर करना है तो आपको विटामिन ए का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? विटामिन ए का। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो विटामिन ए में जो रतौंधी होती है इसमें आपको क्या करना चाहिए? हरे पत्ते खाने चाहिए, अंडे खाने चाहिए, ठीक है, दूध पीना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करेंगे विटामिन बी, सी और ई, ये आंखों के लिए भी लाभदायक माना जाता है। ठीक है, जो बी, सी, ई है ये भी आंखों के लिए लाभदायक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम करता है रतौंधी को दूर करने के लिए वो विटामिन ए ही होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे पुराना है। अगर बात करेंगे सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में, तो इनमें से हो जाएगा आपका विंबलडन ओपन। क्या हो जाएगा? विंबलडन ओपन हो जाएगा, जो कि आपका 1877 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है, विंबलडन ओपन की बात की जाए तो इंग्लैंड में स्थापित सबसे पुराना विश्व का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? लंदन में होता है, जिसे विंबलडन के नाम से जानते हैं। यह टूर्नामेंट टेनिस के इतिहास का सबसे पुराना है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात करेंगे 1881 की, जहां पर यूएस ओपन, जिसे अमेरिकी ओपन के नाम से जानते हैं, यूएस ओपन की स्थापना होती है। ठीक है, 1881 में यूएस ओपन की स्थापना होती है। इसके अतिरिक्त 10 साल बाद 1891 में फ्रेंच ओपन की स्थापना होती है। कौन से ओपन की? फ्रेंच ओपन, जो कि फ्रांस में होता है। इसकी स्थापना आपकी होती है कब? तो 1891 में होती है। इसे हम रोलैंड गैरो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रोलैंड गैरो के नाम से। ठीक है, रोलैंड गैरो पूछेगा कौन सा टूर्नामेंट है, तो आपका फ्रेंच ओपन हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1891 में होती है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात की जाए तो 1905 में इसकी स्थापना होती है। ये जो आपका साल होता है, साल का पहला टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा जो साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है वो आपका अमेरिकी ओपन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अतिरिक्त बात कर लें, जैसे जो आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 हुआ है। क्या हुआ है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 हुआ है। इसमें आपके जो पुरुष एकल का खिताब जीता है, जिसने मेल का खिताब जीता है, उसका नाम है नोवाक जोकोविच। क्या नाम है? नोवाक जोकोविच, इसको याद रखना है। ठीक है, नोवाक जोकोविच के बारे में। इसके अलावा फीमेल की बात की जाए तो फीमेल का खिताब आपका जीता है आर्यना सवालेंका ने। किसने? आर्यना सवालेंका। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। इसके तरह अगर फ्रेंच ओपन 2023 की बात कर ली जाए तो इसमें जो आपका मेल का खिताब है वो भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, लेकिन फीमेल का खिताब यहाँ पर ईगा स्विएटेक ने जीता है। किसने? ईगा स्विएटेक ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना था। यानी कि दिल्ली सल्तनत पर शासन किसने किया, या सुल्तान का शासन था? कौन से सुल्तान का शासन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए 1266 से 1287 तक, इस समय दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासन था। कौन से वंश का? गुलाम वंश का शासन था, और इसका जो शासक था वो आपका बलबन था। कौन था? गयासुद्दीन बलबन इस समय क्या था? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बलबन का जो शासनकाल है ये पूछा जाता है आपसे 1266 से 1287 तक, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर बलबन के द्वारा बात की जाए किए गए कार्यों की, तो इसने एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम था सिजदा और पैबोस। ठीक है, सिजदा एंड पैबोस की जो प्रथा है, सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है, ये किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त बलबन की बात की जाए तो बलबन ने क्या किया था? लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ये भी पूछ लेगा, लौह एंड रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये बलबन ने अपनाई थी। इसके अतिरिक्त बलबन ने क्या किया था? तो बलबन ने एक कार्य और किया था, इसने चालीसा दल का खत्म कर दिया था। जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो चालीसा दल है उसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन चालीसा दल को खत्म किसने किया था? क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको बताना है बलबन के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, तो सिजदा और पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। जबकि चालीसा दल को खत्म करने का श्रेय किसे जाता है? तो बलबन को जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बात करेंगे टाटा के बारे में, टिस्को की स्थापना के बारे में। तो टाटा की जो स्थापना है, ये सुप्रसिद्ध कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे हम टिस्को के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? टाटा आयरन स्टील
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे हम जानते हैं, इसको याद रखना है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। कब हुई थी? यहाँ पर 1960 लिखा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इस पर ध्यान नहीं देना आपको। आपको याद रखना है 1907 में, 1907 में आपकी स्थापना होती है टाटा की कंपनी की, जिसे हम टिस्को के नाम से जानते हैं। कहाँ पर हुई थी? तो जमशेदपुर में हुई थी। जमशेदपुर वर्तमान में कहाँ पर है? तो झारखंड में, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। जमशेदपुर क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ पर? झारखंड में है। और इसके किनारे एक नदी है जिसे स्वर्ण रेखा नदी नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसे शहरों में पूछा जाएगा तो जमशेदपुर याद रखना है, जो झारखंड में स्थित है। और यहीं पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1907 में। किसने की थी? जमशेद टाटा के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। गांधी सागर बांध की बात की जाए साथी, ये आपका चंबल नदी पर स्थित हो जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे चंबल नदी के बारे में तो इसका उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ी से। कहाँ की? जाना पाव की पहाड़ी, जो इंदौर में मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। जाना पाव की पहाड़ी से क्या होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है। और ये चंबल नदी मध्य प्रदेश राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा के पास आकर मिल जाती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर बात करेंगे गांधी सागर बांध के बारे में तो इसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री थे, 1954 में रखी गई थी, ठीक है। और यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है, इसको भी याद रखना है। और चंबल नदी का उद्गम हमने देखा इंदौर की जाना पाव पहाड़ी से होता है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बात करेंगे धर्म सभा के बारे में। 1829 में राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा की स्थापना की गई, या फिर धर्म सभा का गठन किया गया। क्यों हुई थी स्थापना? तो याद रखना है आपको, एक आपकी समाज बनी थी जिसे हम ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्रह्म समाज के नाम से। इस ब्रह्म समाज ने क्या किया? इस ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का विरोध कर दिया था। किसका? जो सती प्रथा है इसका विरोध किया था, क्योंकि ब्रह्म समाज चाहती थी कि सती प्रथा का अंत हो जाए भारत में, ठीक है। लेकिन ब्रह्म समाज में एक व्यक्ति था जिसका नाम था राधाकांत देव। क्या नाम था? ब्रह्म समाज का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था राधाकांत देव। और ये जो राधाकांत देव था ये चाहता था कि भारत में सती जो प्रथा है ये बनी रहे, सती प्रथा क्या हो? बनी रहे, ठीक है, ऐसा चाहता था राधाकांत देव। लेकिन ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि सती प्रथा को खत्म करना है। तो ब्रह्म समाज ने आपने 1829 में क्या कर लिया? एक एक्ट बनवा लिया जिसे कानून 17A नाम दिया गया। और इसी के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा का क्या कर दिया? विरोध कर दिया, यानी कि बंद कर दिया बंगाल में, ठीक है। तो इससे खफा होकर के राधाकांत देव ब्रह्म समाज से अलग हो गया और 1829 में ही इसने धर्म सभा की स्थापना कर दी। याद रखेंगे, ठीक है। राधाकांत देव सती प्रथा का समर्थन करते थे, इसलिए ये ब्रह्म समाज से अलग हो गए थे, ठीक है, जबकि ब्रह्म समाज सती प्रथा का विरोध करती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और यूपी प्लस, यूपी पैट और जो यूपी लेखपाल की ये सीरीज शुरू हुई है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल से हम कोशिश करेंगे के लिए आपके लिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन लाई जाएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सही होगा और अन्य 3 ऑप्शनों का यहीं पर हम पोस्टमार्टम किया करेंगे, ठीक है। तो आज थी शुरुआत, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। देखते रहिए GS हब बाय DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, ठीक है। मिलते हैं कल इसी वक्त, अपना भी ख्याल रखना। जय हिंद।